मगर उनकी पूरी जिंदगी आर्टिफिशियल लाइट में ही बीतेगी। डूबता सूरज तो अतीत की बात रह जाएगा। जब भी हमारे आने वाली पीढ़ियां आसमान में देखेंगी, उन्हें करोड़ों ऐसी दुनिया दिखेंगी जिनमें ऐसे स्टार्स होंगे जैसे कभी हमारे पास थे। एक नए कॉस्मिक घर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास जो रॉकेट है, उनसे तो कोई भी एस्ट्रोनॉट अपनी उम्र में किसी और स्टार तक नहीं पहुंच सकता। मगर शायद थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ने प्रोपल्शन का वो नया तरीका ढूंढ लिया है जो इतना पावरफुल है कि वो पूरे सिविलाइजेशन को गैलेक्सी के किसी और स्टार तक ले जा सकता है। हमारे सूरज की मौत के बाद इस सोलर सिस्टम में जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। कई सौ करोड़ लोगों को कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद किसी दूसरे स्टार तक ले जाने की बात तो मुमकिन नहीं है। मगर फिजिक्स के फ्रंटियर से आए एक रेडिकल आइडिया ने हमें वो तरीका भी सुझा दिया है। जो स्टारशिप्स इंसानों को एक नए घर तक ले जाएंगे, वो शायद ब्रह्मांड की एक सबसे रहस्यमयी चीज से चलेंगे। शॉन वेस्टमोलैंड एक मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट है, और ये ऑफिस से दूर रहने पर ही ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। कई बार हम जो कर रहे होते हैं उसे छोड़ देना ही अच्छा रहता है, यहाँ तक कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। जब मैं फंस जाता हूँ तब मैं अक्सर गीत लिखता हूँ या कोई धुन बजाता हूँ। शॉन वो तरीके ढूंढ रहे हैं जिनसे हम दूसरे स्टार्स तक जा सकें। ये प्रॉब्लम है एनर्जी एफिशिएंसी की। पृथ्वी के सरफेस से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर एक स्पेस शटल भेजने के लिए हमें करीब 20 लाख किलो रॉकेट फ्यूल जलाना पड़ता है। इस हिसाब से सोचें तो इंसान को कई हजार करोड़ किलोमीटर दूर भेजने के लिए हमें इतने फ्यूल की जरूरत पड़ेगी जितना कि हम बना भी नहीं सकते। मगर शॉन जानते हैं कि एक मशहूर इक्वेशन से यह बात तो साफ है कि हर मैटर में इतनी एनर्जी होती है कि हम उसे जलाकर पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वो इक्वेशन है E=mc², जिसकी खोज की थी एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और ये हमें बताता है कि जिस चीज में मास होता है उसमें एनर्जी भी होती है। उस मास से निकलने वाली एनर्जी को लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और चूंकि लाइट की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि एक छोटे से मास में भी काफी ज्यादा एनर्जी जमा रह जाती है। इस कागज को जलाने पर इससे काफी एनर्जी निकल रही है, मगर इस प्रोसेस में मैं इस मास के 1% के करीब 1500 करोड़वें भाग को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पा रहा हूं। जल्दी ही पृथ्वी पर एनर्जी पैदा करने की सबसे एफिशिएंट प्रोसेस होगी हाइड्रोजन फ्यूजन, जिसमें मास के करीब 1% को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकेगा। मगर शॉन और उनके कोलीग्स मानते हैं कि नेचर ने कहीं ज्यादा एफिशिएंसी वाली एनर्जी फैक्ट्रीज बना दी है। ब्लैक होल्स। एक ब्लैक होल में मास का 100% प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये खतरनाक ग्रेविटेशनल कुएं अपने आसपास आए मैटर या लाइट के एक एक पार्टिकल को निगल जाते हैं, मगर ये पूरी तरह से काले नहीं होते। ये जिस भी मास को निगलते हैं उससे रोशनी निकलती है। ये मैटर किस तरह से काम करते हैं, इसके बारे में सबसे अच्छी थियरी है क्वांटम मशीन्स, जिसमें पार्टिकल्स को वाइब्रेशंस माना जाता है, और ये पार्टिकल वाइब्रेशंस किसी भी ऐसे ट्रैप से बाहर आ जाते हैं जिनसे निकल पाना नामुमकिन होता है, फिर भले ही वो ट्रैप एक ब्लैक होल का इवेंट होराइजन ही क्यों ना हो। एक ब्लैक होल जितना छोटा होता है, उससे भागने वाला रेडिएशन भी उतना ही ज्यादा तेज होता है। वो किसी जेट स्की के एग्जॉस्ट नोजल जैसा नहीं होता जो पानी को इस तरह से धकेलता है कि वेसल आगे बढ़ सके। अगर नोजल ज्यादा बड़ा हुआ तो वो जितना पानी धकेलेगा उसमें ज्यादा स्पीड नहीं होगी, मगर नोजल छोटा होने पर उससे इतनी एनर्जी होती है कि वो वेसल को आगे धकेल सके।
शॉन ने एक स्पेसशिप चलाने लायक ब्लैक होल के साइज के बारे में सोच लिया है। अगर वो ज्यादा बड़ा होगा तो उसमें ज्यादा रेडिएशन पार नहीं होगी, ज्यादा छोटा होगा तो वो कुछ ही सेकंड में जल जाएगा। हमारा अंदाजा है कि कुछ लाख टन का एक ब्लैक होल हमारे लिए एक अच्छा स्टारशिप इंजन साबित होगा। 20 लाख टन एक ऑयल टैंकर के मास जितना होता है। उस मास का एक ब्लैक होल एक प्रोटॉन से 300 गुना छोटी जगह में समा सकता है। हे शॉन। हे कैप्टन डैन, क्या हाल है? बढ़िया। शॉन इसके लिए एक छोटे से ब्लैक होल को एक स्पेसशिप से जोड़ना चाहते हैं। उससे पैदा होने वाले रेडिएशन की हवा से वो शिप आगे बढ़ेगा। सबसे अच्छी मिसाल तो एक सेल बोट है। उसके सेल को हवा धकेलती है, उसी तरह ब्लैक होल से पैदा होने वाला रेडिएशन एक रिफ्लेक्टर को धकेलेगा, जिससे स्टारशिप आगे बढ़ेगा और वो करीब 100 साल तक चलता रहेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अपने ब्रह्मांड में इतना बड़ा ब्लैक होल कहां मिलेगा, तो फिक्र मत कीजिए, शॉन ने उसे भी ढूंढ लिया है। उन्होंने वो तरीका सोच लिया है जिससे हम अपना ब्लैक होल बना सकते हैं। साइज भी मनचाहा होगा। मेरे हिसाब से एक परफेक्टली एफिशिएंट स्क्वायर सोलर पैनल जो हर तरफ से करीब 150 किलोमीटर लंबा होगा और वो सूरज से करीब 16 लाख किलोमीटर की ऊंचाई पर एक टाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो एक साल में वो इतनी एनर्जी जमा कर लेगा कि एक ब्लैक होल बना सके। शॉन का वो सोलर पैनल हाई पावर गामा रे लेजर्स को चार्ज करेगा और उन्हें एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पर डालेगा, जिससे एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल बनेगा और उसमें काफी रेडिएशन भी होगा। ये एक ऐसा फ्यूल सोर्स होगा जिसके बारे में इंसानों ने अभी तक सोचा भी नहीं है। उस ब्लैक होल से चलने वाला स्टारशिप किसी भी कैप्टन को खुश कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे वो अपनी हवा बहा रहा हो। हमारे इनएफिशिएंट केमिकल रॉकेट्स ने अभी तक कुछ ही इंसानों को चांद तक पहुंचाया है, मगर शॉन का मानना है कि ब्लैक होल इंजन से हम एक ही शिप से करोड़ों लोगों को ट्रांसपोर्ट कर सकेंगे। उससे पैदा होने वाले कांस्टेंट थ्रस्ट से वो लाइट की स्पीड जितनी वेलोसिटीज पा सकेंगे। मुसाफिरों को फिर भी खास परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ब्लैक होल्स इतने छोटे होंगे कि वो शिप को निगल भी नहीं पाएंगे। ऐसे में हम शायद सूरज की मौत से पहले ही इंसानों को एक नए स्टार तक पहुंचा सके। जिस तरह से पिछली सेंचुरीज के एक्सप्लोरर्स ने नई नई दुनिया खोजी थी, पृथ्वी पर नए नए कॉन्टिनेंट्स ढूंढे थे, वैसे ही फ्यूचर एक्सप्लोरर्स हमारे सोलर सिस्टम के पार नई नई दुनिया की खोज करेंगे। अगर हमने ब्लैक होल्स की पार को साध लिया तो एक दिन हम कॉस्मिक सेलर्स बन जाएंगे और एक से दूसरे स्टार की सैर करेंगे। मगर हमारे ब्रह्मांड के हर स्टार की एक एक्सपायरी डेट है। हमारे सूरज की एक दिन मौत हो जाएगी। इसी तरह ब्रह्मांड के हर स्टार की मौत तय है। जब ब्रह्मांड में अंधेरा छा जाएगा, तब वो जीवन नजर नहीं आएगा जो आज दिख रहा है। मगर इंसान का अंत इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक नया ब्रह्मांड बना सकते हैं। एंथनी एग्वेरी आर्टिस्ट्स के लिए मशहूर शहर सांता क्रूज में मौजूद यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एक कॉस्मोलॉजिस्ट है। यहां की स्पिरिट के मुताबिक वो भी एक ऐसे यूनिक क्रिएटिव प्रोसेस की तलाश में है जिससे हमारा पूरा ब्रह्मांड बना था। ब्रह्मांड में हर वो चीज है जो हमें नजर आती है, मगर मॉडर्न कॉस्मोलॉजी मानती है कि शायद ऐसा है नहीं। ब्रह्मांड उस तरह से क्रिएट या इवॉल्व नहीं हुआ जैसा हम मानते हैं। ये बात पता लगने पर हमें लगने लगा कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कई बार दोहराई गई और उससे हम सिर्फ यही नहीं कई और ब्रह्मांड भी बना सकते हैं। एंथनी भी दूसरे कॉस्मोलॉजिस्ट्स की तरह यही मानते हैं कि आज से 137 करोड़ साल पहले ब्रह्मांड बड़ी तेजी से वजूद में आया और उसने वो रूप लिया जो हम आज देख रहे हैं। वो ये भी मानते हैं कि क्रिएशन की उन फोर्सेस ने एक कॉस्मिक मैकेनिज्म इन्फ्लेशन की वजह से जाने और कितने ब्रह्मांड बनाए।